हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति मिश्रा एंड वेलकम टू विभूति मिश्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम CUET 2023 के फिजिक्स डोमेन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की पूरी कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं वन शॉट में। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की कंप्लीट रिवीजन और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो CUET में भी आए हुए हैं और उसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको मैंने 3 पार्ट्स में कंप्लीट करवा के इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होगा बच्चों वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका कंसेप्ट हमें जानना है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, अब क्योंकि हमें डेरिवेशन नहीं करना है किसी भी चीज का, तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए हर चीज का और हमें फॉर्मुलेज पता होने चाहिए। तो फॉर्मुलेज में कराता जाऊंगा, जहां तक लगेगा मैं छोटे छोटे डेरिवेशंस अगर बहुत रिक्वायरमेंट हुई तो उन सब चीजों को भी करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट जानना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। क्योंकि जो आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, वैसा ही कुछ कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे और इसका जस्ट अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल को एनर्जी के फॉर्म में ही समझना है। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर हमारे पास ये ग्राउंड है सपोज कीजिए, ठीक है, और ग्राउंड पे हमने क्या किया है, इस बॉल को रखा हुआ है। अब इस बॉल जिसका कि मास m है, अगर आप इसको h हाइट ले जाना चाहते हो, क्या ये अपने आप h हाइट पे वापस ऊपर चला जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि mg एक वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड इस बॉडी पे लग रहा है, और अगर आप इसको यहां पे लाना चाहते हो तो आपको एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा जो कि mg के ऑपोजिट होना चाहिए, है ना। और mg क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब भी बॉडी को पोटेंशियल एनर्जी देना होता है, यानी कि आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट में लगना चाहिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है जो कि mg के बराबर होगा, और फिर जब आप उसको लगाओगे तो बॉडी यहां से यहां तक आ जाएगा। तो मान लीजिए ये a वाला पॉइंट है और ये b वाला पॉइंट है, तो F लगा करके आप a से b तक लेके आ सकते हो, और जब एक बार बॉडी b पे आ गया तो फिर वो a पे अपने आप आ जाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई है। ठीक है, ऐसा होता है। इसी सेम चीज को अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अप्लाई करोगे तो देखो, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक किसी भी इनफाइनाइट शीट को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो मान लीजिए इस पे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम यहाँ पे एक चार्ज प्लेस करते हैं, मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q0 प्लेस किया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस Q0 पे किधर फोर्स लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? Q0 इंटू ई होगा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब अगर ये A वाला प्लेट है और ये B वाला प्लेट है ना, तो अगर हम इस Q0 चार्ज को A से B लेके जाना चाहते हैं तो क्या ये A से B तक अपने आप जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स जो है उस पर क्या लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो A की तरफ लेके जाएगा, ना कि B की तरफ लेके जाएगा। तो अगर आप B की तरफ लेके जाना चाहते हो उसको, तो आपको एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और अगर आप फोर्स लगा करके A से B जाओगे तो आप कुछ वर्क डन करोगे, और वही वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है उस Q0 चार्ज पे। ठीक है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो अब हम जो पूरी बात करने वाले हैं किसकी? पोटेंशियल की बात करने वाले हैं कि आखिरकार पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इसको मिटा करके अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल तो समझना ही है और साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से आखिरकार पोटेंशियल कितना होता है। तो ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर मुझे बॉडी को पोटेंशियल देना है या पोटेंशियल एनर्जी देना है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही बातें होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है उसके बीच में। अब वो क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये चार्ज Q है ना, और इसका कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इस P वाले पॉइंट पे मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार कितना पोटेंशियल है ना। हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल है कि नहीं है इसको पता करने के लिए हमें किसी दूसरे चार्ज बॉडी को लेके आना पड़ता है ना। तो दूसरा चार्ज बॉडी, मान लीजिए कि एक दूसरा चार्ज बॉडी यहां पे है, इंफिनिटी पे, है ना।
अब 5 कूलम चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेकर के आया, तो ये अपने आप तो आ नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो जो प्लस क्यू चार्ज है वो प्लस 5 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको इंफिनिटी से पी वाले पॉइंट पे लाना पड़ेगा, और क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पे आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन होगा वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 5 कूलम को लाने का आपने वर्क डन निकाल लिया, अब अगर मान लो आपको 15 कूलम को लाना है, 15 कूलम को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है, तो आप उसका भी कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें क्या होता है कि हर बार हमें अलग अलग चार्ज के लिए अगर वर्क डन निकालना है तो हर बार नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सोचा गया कि देखो हमें निकालना किसकी वजह से है, इस क्यू की वजह से। किस पॉइंट पे निकालना है, पी वाले पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे। तो ये तो फिक्स्ड है, सिर्फ जो चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 1 कूलम चार्ज का वर्क डन कैलकुलेट कर लें, और 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद वो जो वर्क डन होगा उससे 5 कूलम को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 कूलम का वर्क डन आ जाएगा, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 कूलम का वर्क डन आ जाएगा। तो 1 कूलम को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब अगर हम किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उस पी वाले पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो ये दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल 1 कूलम के लिए डिफाइंड होता है, और किसी भी चार्ज के लिए अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसकी हम बात आगे करने वाले हैं। ठीक है, निकालना हमें हर बार क्या है, वर्क डन ही है, समझ गए। बस 1 कूलम के लिए वर्क डन होगा तो पोटेंशियल, और किसी भी चार्ज के लिए होगा तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसका जो डेफिनेशन है वो वही होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए एक्सटर्नल फोर्स क्यों, क्योंकि आपको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी देने के लिए। सो अगेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये रही बात। अब उसका फॉर्मूला होगा कितना हमारे पास, अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू था तो ये तो समझने की बात हो गई। अब अगर हमें समझना है कि भाई इसका फॉर्मूला होगा क्या, तो पहली बात तो एक तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो पोटेंशियल होगा वो वर्क डन अपॉन में क्या है, चार्ज है, यानी क्यू नॉट। तो ये डिवाइड कर दिया हमने। यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट हो गया हमारे पास जूल्स पर कूलम, और इसको और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, है ना। तो ये वोल्ट इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट में स्केलर क्वांटिटी है ये, यानी इसके लिए आपको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे भी वर्क डन स्केलर होता है, और इसको हम डिफाइन किससे कर रहे हैं, वर्क डन से। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है इसके लिए। तो अब अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज है ना, तो देखो पॉइंट चार्ज के लिए आपको क्या करना है, मैं जितना हो सकता है मैं आपको डेरिवेशन का पॉइंट बता दूंगा। इंटीग्रेशन तो आप सबको पता है कि कैसे करना है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये चार्ज क्यू है, और इस P वाले पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पे है मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से मान लीजिए इस A वाले पॉइंट पे कोई चार्ज Q नॉट है जो कि कहां पे है, इन्फिनिटी पे, है ना, और इससे डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, इसका x होगा। तो अब अगर उस इंफिनिटी वाले पॉइंट पे जो कि ए जिसको हमने ए बोला है, वहां पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इस क्यू चार्ज की वजह से। तो देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि एफ इलेक्ट्रो जो लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये तो इसको रिपेल कर रहा है, तो अगर इस ए को पी तक आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नली कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हमने क्या किया, इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, और डायरेक्शन ऑपोजिट है उसका। और इसको लगा करके हम सबसे पहले किधर की तरफ लेके कहां लेके आ रहे हैं, बी पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का वो भी कितना है, dx है। और ऐसे ही dx डिस्प्लेसमेंट करते करते हम इसको कहां पे लेके आएंगे, पी वाले पॉइंट पे। तो dw क्या होता है बच्चों, वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट dx। और आपको पता है एफ एक्सटर्नल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू नॉट और अपॉन में एक्स स्क्वायर, और dx हो जाएगा, और एफ एक्सटर्नल फोर्स और dx के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी कि cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये dw आ गया। अब अगर हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये इन्फिनिटी से r तक लेके आना, क्योंकि वो पहले इन्फिनिटी पे था, और पॉइंट P जब आ जाएगा तो वो चार्ज से क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, r डिस्टेंस पे आ जाएगा। और इस पूरे को इंटीग्रेट करके
जो आपको वर्क डन मिलने वाला है वो के क्यू नॉट अपॉन में आर मिल जाएगा। तो ये वर्क डन है। अब इससे क्या करना, हमें पोटेंशियल पे जाना है। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में क्यू नॉट। और ये ध्यान रखना बच्चों कि यही जो वर्क डन है वो आगे जाकर के इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेरिवेशन यही है, तो दोबारा डेरिवेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें। तो अगर मैं इस वर्क डन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन में आर हो जाएगा, और इसको क्यू नॉट से डिवाइड करना है तो ये क्यू नॉट कट गया, यानी कि पोटेंशियल जो आ गया वो के क्यू बाई आर आ गया। समझ आई बात। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो के क्यू और अपॉन में आर, और आर होगा उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। और ये ध्यान रखना है कि इसमें जो चार्ज लेना है हमें वो किसके साथ लेना है, टेक चार्जेस विद साइन। और ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको पोटेंशियल के लिए भी एप्लीकेबल है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है। पोटेंशियल में एक ही चार्ज होता है तो उस चार्ज को साइन के साथ लेना है, पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्जेस होंगे तो दोनों को साइन के साथ लेना है। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, और एक प्लस और एक माइनस है तो हमें साइन के साथ लेना है। तो ये बात हो गई क्लियर पोटेंशियल का। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर आ गया हमारे पास। यूनिट की हम बात कर चुके हैं कि यूनिट क्या होता है, जूल्स पर कूलम होता है हमारा, और वोल्ट होगा इसका। तो यहां तक आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनिटी से अगर हम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक कूलम के चार्ज को लेकर के आते हैं तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और वो हमने डिराइव कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस होता है एक्चुअली में, अभी भी जो हमने निकाला है वो पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला है। तो क्योंकि हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो आपने किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल की वैल्यू को माइनस किया है जीरो से, तो इसलिए वो पोटेंशियल आ गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन यही है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय an external force does to bring a unit positive charge from one point to another point inside the electric field without acceleration। यानी कि अगर हमारे पास ये चार्ज Q है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान से समझना, और अगर ये पॉइंट A था, यहां से 1 कूलम को उठा करके हमें इस B वाले पॉइंट पे लेकर के आना है, मान लीजिए यहां से यहां तक जा रहा है इसका, तो अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इस Q चार्ज की वजह से जो A वाला पॉइंट होगा, अगर मान लीजिए ये R1 डिस्टेंस पे है और ये B वाला पॉइंट क्या है, R2 डिस्टेंस पे है, तो Q चार्ज की वजह से A वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो हम कह सकते हैं VA कितना है हमारे पास, KQ बाई R1 है ना। और इसी Q की वजह से B पे पोटेंशियल कितना होगा, तो VB कितना होगा, KQ बाई R2। अब चार्ज जा कहां से कहां तक रहा है, A से B तक जा रहा है, तो यानी कि VAB जो हो जाएगा हम VB माइनस का VA लिखेंगे, यानी फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक कूलम का चार्ज मूव कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो फॉर्मूले वाइज अगर हम इसका फॉर्मूला निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, KQ बाई R1, और माइनस का क्या हो जाएगा, KQ बाई R2, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, KQ 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब हमें इसमें 2 पॉइंट समझना है बहुत अच्छे से कि अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है ना, तो बाइक हम कि ये कंसीडर करते हैं कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे, और जो भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है उसको हम क्या लेते हैं, लोअर पोटेंशियल पे। समझ आई बात। तो और एक तो ये बात, और दूसरी चीज क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले भी आपको सिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इसका लॉजिक क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको बताया मैंने कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हायर पोटेंशियल बोला जाता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लोअर पोटेंशियल, है ना। यानी तो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो वही बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो ये बात अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो किस चीज का है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई R। बट मान लो किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होंगे, है ना, तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज क्या है, Q1 है, ये वाला चार्ज क्या है, Q2 है, ये वाला चार्ज क्या है, Q3 है, और इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं, QN करके है, और हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मान लो बच्चों इस वाले पॉइंट P पे। तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा इसका, R1, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, R2, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, R3, और इससे कितना होगा, RN होगा, है ना। अब जितने भी चार्जेस हैं, हो सकता है मैंने अभी प्लस प्लस लिया है, हो सकता है कोई चार्ज नेगेटिव हो, मान लो ये Q3 नेगेटिव है, तो जितने भी चार्जेस हैं सब क्या करेंगे, उस P वाले पॉइंट पे अपना पोटेंशियल अप्लाई करेगा। तो P वाले पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा V नेट, वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और अप टू क्या हो जाएगा, प्लस का Vn हो जाएगा। और कैलकुलेशन के लिए KQ1 अपॉन में क्या कर सकते हो, R1 प्लस KQ2 अपॉन में R2 प्लस
के माइनस का Q3 अपॉन में क्या हो जाएगा R3 और अप टू क्या हो जाएगा प्लस का KQN अपॉन में RN हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर सारे चार्जेस नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव में ले लो, एक कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव है उसको प्लस के साथ और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव के साथ लेंगे। तो यही सुपरपोजिशन कहलाता है कि देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो एल्जेब्रिक सम क्यों किया गया, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर यही वेक्टर होता तो हम वेक्टर सम कर देते। सो दिस इज व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज। बहुत सारे डेरिवेशन में, बहुत सारी चीजों में हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही क्या करना होता है, एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। तो डाइपोल के लिए अगर हम अभी आगे जाकर के जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही अप्लाई किया जाता है। तो ये तो रही बात हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये चार्ज क्या है, Q है ना। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और जैसे जैसे ये आगे की तरफ जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, KQ/R², है ना। तो R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है जी। अब पोटेंशियल के साथ इसका रिलेशन कैसे आ सकता है, तो देखिए अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज Q है यहाँ पे, है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस पे फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगाएगा, तो F इलेक्ट्रो जो लगेगा इस पे उसकी वैल्यू क्या होगी, Q0E इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है हम पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, ठीक है। अब अगर अच्छा ये वाला पॉइंट A है जो कि क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, और मान लीजिए कि B वाला पॉइंट ये है तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। और इसके बीच का जो गैप है ये बहुत छोटा सा गैप है DR, ये बड़ा हो सकता है लेकिन अभी हमने क्या लिया है, बहुत छोटा सा गैप लिया है, यानी A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो मान लो कि VA पे जो पोटेंशियल है वो V है, तो VB पे कितना होगा, V प्लस dV होगा। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं A और B के बीच में VAB, तो अभी बताया था मैंने कि ये क्या होता है, VB माइनस का VA होता है, यानी V प्लस dV और माइनस का V हो जाएगा, ये कट जाएगा तो देखिए ध्यान से ये कितना हो जाएगा, dV हो जाएगा। यानी A और B के बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो कितना है, dV है। यहां तक बात क्लियर है। अब करना क्या है कि मान लो कि मैंने जैसे बोला कि अगर इस Q चार्ज को A से B पे लेके आना है, अपने आप नहीं आ सकता क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको A से दूर भेज रहा है, ना कि B की तरफ ला रहा है। तो अगर आप लाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा, और फिर से इस एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये ध्यान रखना है इसको। तो यहां पे अगर हमें इसको लेके आना है तो F एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रो कह सकते हैं हम, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमें पता है F एक्सटर्नल की इलेक्ट्रो की वैल्यू कितनी है, Q0 इंटू ई, तो वो माइनस Q0 इंटू ई हो जाएगा, यानी इसको माइनस Q0 टाइम्स ई कह सकते हैं। अब अगर मुझे इस Q चार्ज को A से B पे लाने का वर्क डन निकालना है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स F एक्सटर्नल और डॉट dr हो जाएगा। और F एक्सटर्नल कितना है, तो देखो माइनस Q0 इंटू ई हो गया और डॉट dr हो गया। ये वर्क डन किसके लिए है बच्चों, ये Q0 लिख दिया मैंने, चलो इसको भी Q0 ले लेते हैं, है ना। तो Q0 चार्ज को A से B तक लाने का वर्क डन है। और अभी मैंने आपको कहा था कि एक कूलम का जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहलाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो एक कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो dw बाई Q0 जो हो जाएगा वो माइनस ई डॉट dr हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई डॉट dr। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ चुका है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं उसकी वजह से। और दूसरी चीज, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाऊंगा। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो ई हो जाएगा बच्चों वो माइनस का dv बाई dr हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। अभी ये dx dr है, इसमें हम dx लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। अगर पोटेंशियल x का फंक्शन होगा तो dv बाई dx, y का फंक्शन होगा तो dv बाई dy, और इस तरीके से इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। तो छोटा अगर डिस्टेंस है a और b के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा होगा, लेकिन अगर मान लो कि बड़ा डिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा। और इस dv बाई dr को अकेले क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा।
तो आप इसी फॉर्मूले को E इक्वल्स टू वी बाई डी भी लिख सकते हो, आप इसको V बाई आर भी लिख सकते हो, V बाई एक्स भी लिख सकते हो, मतलब इसके हिसाब से, अपने हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। तो सिंपल सीधी सी बात है कि अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, कम होगा, और अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो रही बात पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच का रिलेशन की। अब हमारे पास निकालना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है स्पेरिकल चार्ज्ड बॉडी की वजह से। हम इससे प्रीवियस चैप्टर में क्या कर चुके हैं कि अगर मान लो बच्चों कि अगर ये एक स्पेरिकल बॉडी है, इसको हम कोई भी चार्ज क्यू देते हैं तो ये चार्ज कहां जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे, है ना। अब सरफेस पे है, ये सेंटर है और यहां से यहां तक का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और ये वो वाला पॉइंट है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये पता है हमें कि अगर हम इस सेल की बात करें, अब ये कोई भी हो सकता है बॉडी, कंडक्टर हो सकता है, नॉन कंडक्टर हो सकता है, क्योंकि ये स्पेरिकल सेल है तो अंदर ये हॉलो है, यानी अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो जो भी चार्ज दोगे वो सब बाहर जाएगा, तो E क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कहां पे, अंदर भी, सरफेस पे भी और बाहर वाले पॉइंट पे भी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर वाले पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको लिख के बता दूं तो देखो, अगर पहली चीज अगर मैं इनसाइड की बात करता हूं तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, और इनसाइड क्या होगा कि अगर R लेस देन होगा कैपिटल R से। दूसरा होता है ऑन द सरफेस, यानी कि R इक्वल्स टू कैपिटल R होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। और तीसरी चीज आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड की बात करें जिसमें R ग्रेटर देन R होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, जिसमें R सेंटर ऑफ द स्पेरिकल शेल से जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लिया जाता है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड की बात करेंगे, क्योंकि उससे हम सरफेस पे भी निकाल सकते हैं और अंदर का भी निकाल सकते हैं। तो आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे, आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, तो देखो इसके लिए हम फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि E इक्वल्स टू क्या होता है, dV बाई dr होता है इसका, और V dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डॉट dr हो जाएगा। तो इसी को अप्लाई करके हम एक इंटीग्रेशन करेंगे और उससे सब सारा सॉल्व हो जाएगा। तो E कितना है हमारे पास, KQ बाई आर स्क्वायर, और dV क्या होता है बच्चों, माइनस का E डॉट dr, है ना। तो माइनस KQ बाई क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर, और ये dr हो जाएगा। तो अगर मुझे v निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dv करोगे तो माइनस का KQ बाई आर स्क्वायर और dr हो जाएगा, KQ बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन माइनस का ले सकते हो बाहर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर dr का जो इंटीग्रेशन है वो -1/r होता है, यानी कि ये KQ बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा ये। तो ये पोटेंशियल आ गया, और अभी हमने देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से यही पोटेंशियल आया था। और सेकेंड है हमारे पास, अगर सरफेस की बात करी जाए, अगर सरफेस पे हम निकालेंगे जब R कैपिटल R के बराबर होगा, तो अब बस इसमें करना क्या है कि इस R की वैल्यू को कैपिटल R के बराबर कर देना है, तो जो V हो जाएगा आपका वो KQ बाई R हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आखिरी बचता है हमारे पास इनसाइड में, तो देखो इनसाइड में यानी कि R जब लेस देन R होगा तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, और हमें पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, dV बाई dr, यानी कि जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dV बाई dr हो जाएगा, है ना। अब सोच के देखो, dV बाई dr का मतलब क्या है कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। अब और अगर उसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से कि v क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन इस कांस्टेंट की भी तो वैल्यू होगी कोई ना कोई, ऐसा थोड़ी होगा कि कांस्टेंट कुछ भी नहीं होगा, कांस्टेंट भी तो फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो कितना फिक्स्ड वैल्यू होगा, 1 2 3 4 कैसे पता लगाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जीरो होना स्टार्ट होता है, सेंटर से, और कब तक जीरो होता है, सरफेस तक, यानी कि सेंटर से सरफेस तक क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और सरफेस का पोटेंशियल तो मुझे पता है कि कितना है, KQ बाई R हो गया, यानी कि इनसाइड में भी पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई कैपिटल R हो जाएगा। समझ गए, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई R, और उसके बाद जो पोटेंशियल होगा वो KQ बाई स्मॉल r हो जाएगा, जो कि सेंटर से उस बाहर वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। ये हमारे पास चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से क्या आ गया है, पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब इसमें एक इसका जो ग्राफ होगा, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके बीच में, V और R के बीच में, मान लीजिए ये R है और ये क्या है, V है ना, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसे हो जाएगा कि क्योंकि ये कांस्टेंट है कब तक, जब तक कि सरफेस में नहीं आ गया है, तो R इक्वल्स टू R ये कांस्टेंट होगा, और उसके बाद ये क्या करना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये किसके लिए, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, और ये रीजन होगा R इज लेस देन R के लिए।
तो ये इसका क्या है, ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस ग्राफ से भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें ये क्या है कि अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किस किस की वजह से, डाइपोल की वजह से। डाइपोल हमें पता है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था, और मैंने आपको एट एनी पॉइंट पी का भी बताया था, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पी पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। डायरेक्टली हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल लेंगे, और इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, किसी भी एंगल पे, क्योंकि इसमें एंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और उससे हम बाकी सारे पोटेंशियल को फाइंड आउट कर पाएंगे, किसके लिए, डाइपोल के लिए। तो देखिए एट एनी पॉइंट पी पे अगर मैं बताऊं तो देखो ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज, अच्छा ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, है ना, और ये सेंटर ऑफ द डाइपोल होगा। ये पता है कि कितना डिस्टेंस होता है, 2a होता है ना, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये रहा डाइपोल का डायरेक्शन, ये पी का। और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे फाइंड आउट करना है बच्चों, इस वाले पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पी पे, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। अब ये एंगल कितना है यहां पे देखो, तो ये थीटा है। अगर मैं इसको वेक्टर में ले लूं तो ये एंगल कितना है, थीटा है इसका, किसके बीच में, जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पी वाले पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन होगा उसके बीच में और डाइपोल के बीच में। तो डायरेक्टली आप जो फॉर्मूला इसके लिए आपको पता करना है वो देखो, वी नेट अगर आप निकालते हो पी वाले पॉइंट पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और प्लस का वी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये करना पड़ेगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि ये a से लेकर के मान लो p तक का डिस्टेंस निकालोगे और b से p तक का जब सॉल्व करते हैं तो ये r प्लस a cos थीटा आ जाता है, क्योंकि इसमें cos थीटा का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस का a cos थीटा, ये हो जाएगा। और इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास वी नेट कितना आ जाएगा बच्चों, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, के पी cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और ये वो रिलेशन है जिससे हम किसी का भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी। ये तो रहा किसी भी डाइपोल के लिए, लेकिन इसी में एक केस आता है कि अगर हमारे पास आर बहुत बड़ा होगा ए से, यानी ये कौन सा है, शॉर्ट डाइपोल है जी, तो उसके लिए हमारे पास ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर नेग्लेक्ट हो गया तो हमारे पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी नेट देखो ये हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली ये। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, और पोटेंशियल जो होता है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पी पे निकाल लिया। अब अगर इसको अप्लाई करते हैं हम एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो देखो एक्सियल पॉइंट क्या होगा, ये माइनस क्यू और ये चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू। और सेंटर से ध्यान रखना कि इस पी वाले पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो अब डायरेक्शन अगर दें तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, देखो ध्यान से, डाइपोल का डायरेक्शन रहा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये तो रहा पी का डायरेक्शन है ना डाइपोल मोमेंट का। और आर भी क्या है, यहां से यहां तक इसी डायरेक्शन में है, यानी यहां पे थीटा क्या है, 0 डिग्री। और थीटा 0 होने का मतलब कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉस 0 अगर 1 हो गया तो किसी भी डाइपोल के लिए अगर मैं इसमें पुट करूंगा इस पहले वाले फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा, केपी और कॉस थीटा 1 हो गया तो केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर आप करोगे तो वी कितना हो जाएगा, केपी अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए करूं। तो जनरल डाइपोल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम करेंगे तो केपी बाई आर क्यूब हो जाएगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये थोड़ा सा ओवरराइडिंग हो गया है, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जनरल डाइपोल के लिए केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और शॉर्ट डाइपोल के लिए केपी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रही बात किसकी, एक्सियल लाइन पे। और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम बात करें तो देखो ये माइनस क्यू चार्ज और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, है ना। सेंटर ऑफ द डाइपोल ये है। अब डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, तो डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये रहा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये पी रहा। और जो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट होगा वो यहां पे होगा, तो आर ये जाएगा, और ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री का हो जाता है 0, यानी कि वी इक्वेटोरियल जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, चाहे शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालो चाहे किसी भी डाइपोल के लिए निकालो, है ना। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन एक्सियल पे 0 नहीं होता है।
तो अब इस फॉर्मूले का जो ऊपर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, इसको अप्लाई करके हम किसी भी पॉइंट का क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही बात इसकी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हमें इसके अंदर, वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है हमें कि आखिरकार इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे लिए होता क्या है। देखो जनरल बात करें हम, तो कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल शब्दों में। यानी अगर कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे इस r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आता है, kq/r, है ना। अब जरूरी तो नहीं है ना कि यहीं पे ये पॉइंट होगा, ये यहां भी हो सकता है, 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 यहां। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो सरफेस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या था, सेम था, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इसका कोई भी और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो आपको अलग अलग सरफेस देखने को मिल सकता है। तो कोई भी ऐसा सरफेस है ना, तो दो डेफिनेशन है इसका। एक तो ये कह सकते हो कि इट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। और कंटिन्यूअस लोकस का मतलब होता है जॉइनिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास कि इट इज अ सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। दोनों का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा कहने का थोड़ा तरीका अलग हो गया, ठीक है। तो दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये तो रही बात पहली चीज। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जी, तो पहली प्रॉपर्टीज तो यही है, प्रॉपर्टी यही है कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट या सेम एक ही बात है, तो सेम। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसको बताने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि देखो E इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा है कि dV बराबर क्या होता है, E डॉट dr, और E dr को क्या लिख सकते हो, E dr cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, AB cos थीटा आ जाता है। पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, यानी dV जो होगा चेंज इन पोटेंशियल तो होगा ही नहीं, तो वो तो जीरो है। और E इसका मतलब हो गया E dr cos थीटा, जीरो हो गया। अब E और dr तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरफेस है इक्विपोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और सरफेस है, तो dr भी होगा, यानी कि E dr जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो हो सकता है जी, cos थीटा जीरो हो सकता है, और इसका मतलब है थीटा 90 डिग्री हो गया। और ये तभी हो सकता है जब E क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, dr पे। तो E क्या है, परपेंडिकुलर है dr पे। तो ये सेकंड पॉइंट। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक चार्ज को यहां से Q0 को यहां से इस वाले पॉइंट पे ले जाना है, तो क्योंकि यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो एक सरफेस का मतलब है कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन जैसी एक सरफेस से दूसरा सरफेस बन गया, मान लीजिए कि एक सरफेस तो ये है और एक दूसरा सरफेस ये है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या सेम है, और इसके भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या अपने आप में सेम है। लेकिन पहले सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि पहला अगर मान लीजिए कि ये वाला अगर R1 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या होगा, R2 डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल R1 के हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग होगा, और R2 के हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग होगा। अगर दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करने लग गया, यानी कि जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां उस एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल पॉसिबल होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो, एक पॉइंट पे तो एक ही पोटेंशियल हो सकता है। इसलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो देखो इसी में क्या है, अगर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो जो डॉटेड लाइंस हैं वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जो सॉलिड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप आइसोलेटेड चार्ज की वजह से देखते हो, तो आइसोलेटेड चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होगा। जितना वो चार्ज के करीब होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होगा, और जैसे जैसे दूर बनाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा। अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होता है, यानी कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उसके लिए ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से, और अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए ड्रॉ करना है तो इस तरीके से। तो ये ड्राइंग्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप ड्रॉ करके, ताकि क्वेश्चन जब पूछा जाए तो हमें अच्छे से आंसर कर सके हम इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कहानी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम
चार्ज के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो उसको लाने में जो आपको टोटल वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यानी कि डिफाइन अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जो कि जरूरत होगी किसी भी क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये बात रही किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको ये क्यू चार्ज है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसकी वजह से आपको अगर इस पी वाले पॉइंट पे निकालना है किसको, क्यू नॉट चार्ज को, तो यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा है आपको, वर्क डन कितना करना पड़ा था, के क्यू नॉट अपॉन में आर था, और यही वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो यानी कि U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, के क्यू नॉट अपॉन में आर, है ना। और के क्यू बाई आर क्या होगा, पोटेंशियल। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि U बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू नॉट। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, मान लीजिए इसी क्यू नॉट चार्ज को आप इस P वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लेके आते हो, मान लो A वाले पॉइंट पे, इस क्यू नॉट चार्ज को अगर आप इस P से A पे लेके आते हो तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मान लो इस वाले पॉइंट को मैं A ले लेता हूं और इसको B ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये R1 होगा और ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, डेल्टा U बोल दो या U ऑफ AB बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, UB माइनस का UA हो जाएगा। और अगर आप A वाले पॉइंट पे लिखोगे तो क्या होगा, के क्यू नॉट बाई R1 हो जाएगा, और B वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई R2 हो जाएगा। तो UB के क्यू नॉट बाई R2 और माइनस का के क्यू नॉट बाई R1 हो जाएगा। सो दिस इज अ डिफरेंस। अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो के क्यू नॉट और अपॉन में 1 बाई R1 माइनस का, सॉरी 1 बाई R2 माइनस का 1 बाई R1 हो गया। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा इसका, कि अगर कोई भी चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, उसको मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। और उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये रही बात पोटेंशियल एनर्जी की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर एक चार्ज है, मतलब दो चार्ज होगा तब क्या होगा, दो से ज्यादा चार्जेस होगा तो क्या होगा। इसमें दो चीजें समझनी होती है, एक तो होता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर हम पहले विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पहला है विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है हमारे पास, जो चार्ज आ रहा होगा बस वही आएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यानी कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो जब कोई फोर्स किसी को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा ही नहीं तो किसी चार्ज को लाने में क्या ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं पहली बात कर रहा हूं किसकी, टू चार्ज सिस्टम की, चार्ज सिस्टम, दो चार्ज के सिस्टम का। तो अगर मैं पहले वाले चार्ज को मान लो इन्फिनिटी से लेकर के आता हूं तो ये क्या आ गया Q1, इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप इस Q2 को लेकर के आओगे तो Q1 क्या करेगा, अपना पोटेंशियल देगा। तो एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो V1 का पोटेंशियल होगा पहले वाले चार्ज का, और Q2 को लेकर के आ रहे हो तो यहाँ पे Q2 हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, के Q1 अपॉन में, और ये डिस्टेंस मान लो R21 हो गया, तो ये R21 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Q2 से। यानी इन जनरल U को क्या लिख सकते हो, के Q1 Q2 अपॉन में R21 हो जाएगा। ये दो चार्ज सिस्टम का है। और इसी तरीके से अगर हम तीन चार्ज सिस्टम की बात करेंगे, थ्री चार्ज सिस्टम का, तो देखो अब मान लीजिए कि ये ट्रायंगल टाइप का मैंने शेप बना लिया, कोई भी जनरल शेप हो सकता है ये। अगर मैं सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे मैं Q1 को लेकर के आया तो इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर Q2 आ रहा है यहाँ पे तो इसको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में, Q1 के अगेंस्ट में। तो ये डिस्टेंस R21 हो जाएगा। और अब अगर तीसरा चार्ज Q3 यहाँ पे आता है तो Q3 को Q1 भी अपना पोटेंशियल देगा और Q2 भी अपना पोटेंशियल देगा, यानी कि उसको Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, R क्या हो जाएगा, ये R31, देखो R31, और ये क्या हो जाएगा R32। यानी यूनिट जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, के Q1 Q2 अपॉन में R21 प्लस का के Q3 Q1 अपॉन में R31, क्योंकि 3 का 1 के साथ इंटरेक्शन होगा, और के Q3 Q2 अपॉन में R32। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेकेंड केस हमारे पास ऐसा होता है जिसमें कि विद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो मैं दो चार्जेस के लिए बता देता हूं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो हर चार्ज के लिए। तो अगर ये मेरे पास सोर्स है, किसका, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है।
अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, किसी भी चार्ज Q1 को लेकर के आऊंगा, मान लो अब ये Q1 आया, क्या इसको आने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? तो आंसर है अब करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो रिपेल कर रहा होगा तो उसको एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे और कोई दूसरा चार्ज Q2 इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो उसके अगेंस्ट में Q1 Q2 को काम करना पड़ेगा, और Q2 को मतलब Q1 को तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, लेकिन Q2 को एक्सटर्नल फोर्स और Q1 के अगेंस्ट में दोनों में काम करना पड़ रहा है, यानी दोनों अपना पोटेंशियल उसको अप्लाई करेगा। तो यानी कि यूनिट जब आप लिखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू V ऑफ R1, यानी कि जो Q1 सॉरी इसको कैपिटल Q ले लेते हैं, Q1 को जो पोटेंशियल मिला वो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, प्लस Q2 इंटू V ऑफ R2, और ये दोनों एनर्जी है किसकी वजह से, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, और Q1 Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R21। किसी भी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, V इंटू Q0 होता है, यानी कि पोटेंशियल इंटू चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट है तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मैंने अप्लाई कर दिया है विद इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये 2 चार्जेस के लिए है, 3 चार्ज के लिए भी इसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा, 4 के लिए भी इसी तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी आता है तो हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख लिया है। अब हमें कंसेप्ट करना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। किसके लिए? डाइपोल के लिए, कि अगर हम डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि डाइपोल को हम जानते हैं जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, और रोटेट करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो एनर्जी एक्वायर कर लेता है। तो देखिए अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसके अंदर हम एक डाइपोल को रख देते हैं, देखो ये डाइपोल रखा हमने, ये आ गया, तो ये प्लस क्यू, इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा क्यू ई, और ये अगर माइनस क्यू है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू ई, जो कि माइनस का मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में देखो कि हमारे पास एंगल कितना है, तो ये डाइपोल हो गया P, और ये एंगल कितना है, थीटा, है ना। अब सोचो जो टॉर्क लग रहा होगा वो किस फोर्स की वजह से, ये वाला इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये तो अपने आप घूम ही रहा होगा। लेकिन अब अगर हम इसको कोई एनर्जी देना चाहते हैं तो हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, और अगेंस्ट में वर्क डन करके हम इसको इस ओरिएंटेशन में लेकर के आएंगे। तो ये मान लीजिए माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया, और कितना डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने, डी थीटा, और ऐसे करते करते हम किसी भी जनरल एंगल थीटा पे पहुंच सकते हैं इसका। तो टॉर्क कितना लगा इसमें, जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना है, Pe sin थीटा, और वर्क डन जो होगा डी थीटा डिस्प्लेस करवाने में, तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क डी थीटा, ये ध्यान रखना। और टॉर्क का क्या है वैल्यू, Pe sin थीटा, और ये क्या हो गया, डी थीटा, तो ये डी डब्ल्यू हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो ये हो जाएगा Pe, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। लिमिट आप पुट कर दोगे तो जो वर्क डन आप डब्ल्यू नेट निकालोगे ना, यही क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि Pe, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2 आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला आ गया है पोटेंशियल एनर्जी का। और इसका जो सबसे स्पेशल केस होता है कि अगर मान लीजिए कि थीटा जो 1 है हमारे पास वो 90 डिग्री हो गया, एंड थीटा 2 क्या हो गया हमारे पास, कोई भी जनरल थीटा है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो माइनस का Pe कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जहां पे भी 90 डिग्री आएगा वो क्या हो जाएगा सॉरी, जहां पे भी 90 डिग्री होगा वहां पे कॉस 0 बना देगा, तो ये जनरली हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का Pe कॉस थीटा हो जाएगा, और आप इसको माइनस का P डॉट ई भी कह सकते हैं इस तरीके से, है ना। और इसमें अगर इस फॉर्मूले में देखो, अगर मान लो बाद में कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से स्टार्ट करता है और कोई भी एंगल मान लो हमारे पास 0 डिग्री अगर होता है, तो यहाँ पे U कितना हो जाएगा, माइनस का Pe, और अगर दूसरा अगर उसको रोटेट कर देते हो कितना 180 डिग्री तक, तो जो U हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का Pe हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री पे ही रहता है कोई भी जनरल, 90 पे था और 90 पे ही है, मतलब रोटेट नहीं किया हमने, यानी कि U कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, यानी कि कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं। पहले भी 90 पे था और अब हम अभी भी वो 90 पे ही है, यानी कि कोई रोटेशन नहीं हुआ है। तो ये डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्या हो गई होंगी बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है बच्चों, मटेरियल का, कि कितने टाइप्स का मटेरियल होता है हमारे पास। तो 3 तरीके का मटेरियल होता है हमारे पास, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इन सब चीज़ों को पढ़ने की जरूरत क्या है वो आपको आगे समझ आ जाएगा जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे तब। लेकिन अभी समझ लेना है कि हमारे पास टोटल जो मटेरियल है वो क्या है, कैपेसिटर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहला वाला पार्ट पोटेंशियल वाला पार्ट था, अब हम कैपेसिटर वाले पार्ट पे बढ़ने वाले हैं। तो ये सेकंड पार्ट की कहानी है। तो कंडक्टर्स क्या होता है, वो सारे मटेरियल सब्सटेंसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है मूव करने के लिए उसके सरफेस बाउंड्री के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि सरफेस से बाहर चला जाएगा, लेकिन विद इन द सरफेस बाउंड्री वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा मूव करने के लिए। तो उन सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और एग्जांपल आपको पता है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ह्यूमन बॉडी, जितने भी मेटालिक बॉडीज होती हैं उन सब चीजों को हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, वो सारे बॉडीज या वो सारे सब्सटेंसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, यानी वो बाउंड होता है, वो मूव नहीं कर सकता है, वो इनसाइड द बॉडी भी मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और उसका एग्जांपल डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, वैक्स, इस तरीके के सारे एग्जांपल्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं और कुछ फ्री नहीं होते हैं, यानी कि वो नॉर्मल उस पे मतलब नॉर्मली तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन किसी खास कंडीशन पे वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। और एग्जांपल के लिए आप सिलिकॉन और जर्मेनियम आप जानते हैं इसको, है ना, 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। हमें जो बात करनी है इसके अंदर, एक तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी की बात करनी है क्योंकि उसका यूज होगा आगे, और दूसरा हमें इंसुलेटर का पढ़ना है क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना आगे जाकर के, ठीक है। तो देखो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 5 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और वो 5 प्रॉपर्टी क्या है बच्चों हमारे लिए, वो ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो 0 होता है अगर हम उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है और अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं इस तरीके से, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा कहता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर, लेकिन नेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक अप्लाइड होगा और एक इंड्यूस हो जाता है और उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है वहां पे। तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, यानी कि अगर एक चार्ज कंडक्टर है जिसके पास चार्ज है, तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि ऑल द चार्ज, यानी कि जो भी चार्ज आप प्रोवाइड करोगे किसी भी कंडक्टर को, वो पूरा का पूरा उसके सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी जो हमसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, उस प्रॉपर्टी को उसको क्या करना होता है, बरकरार रखना होता है। यानी कि अगर कोई भी चार्ज अंदर चला गया तो वो जो प्रॉपर्टी है पहली कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है वो रह नहीं पाएगा, यानी कि ये मतलब आप आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो भी चार्ज आप दोगे वो सब के सब कहां पे जाके स्टोर होता है, सरफेस पे जाके स्टोर होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अच्छा सिर्फ ये नहीं होगा कि कंडक्टर, जैसा कि इसमें बोला गया कि कंडक्टर है, अब कंडक्टर क्या सकता है, सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है और कैविटी हो सकता है। कैविटी का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके का बॉडी है तो ये है, और ये वाला जो पार्ट है वो फिल्ड है लेकिन ये खाली है, यानी कि ये कैविटी होगा, है ना। तो अगर इस तरीके का बॉडी है तो इस कैविटी वाले बॉडी को भी दोगे अगर चार्ज, तो वो सब सरफेस पे ही जाता है, सॉलिड हो, हॉलो हो, चाहे कोई भी बॉडी हो कैविटी के साथ हो, जो भी दोगे वो सब सरफेस पे जाकर के लाई करेगा उसके, ठीक है। और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी पढ़ा है। तो जो कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसके उस कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। सो पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और एक बात, अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो चार्ज कहां लाई करेगा, उसके सरफेस पे, और उस चार्ज की वजह से जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ईटा कैप उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इन सारी चीजों का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं मैं, तो आप वहां जाकर के ये जो भी मैं इस क्लास में करा रहा हूं वो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है, तो वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और सारे के सारे पीडीएफ आप साथ के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, वो जैसे अभी आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना कि जिसमें अभी हमने पढ़ा कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो सारा का सारा कहां पे जाकर के लाई करता है, उसके सरफेस पे, यानी अंदर चार्ज नहीं जाएगा।
तो शील्डिंग क्या होता है, एक फिनोमेना है जिससे आप किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव होता है। तो जब भी थंडरस्टॉर्म होता है और वहां पे लाइटनिंग अगर हो रही है, तो लाइटनिंग का मतलब क्या होता है कि वहां पे बहुत सारा चार्ज जो होता है वो आसमान से नीचे की तरफ आता है एकदम से। और अगर कोई भी इंसान खुले ओपन फील्ड में है, तो यही बोला जाता है ना कि जब भी थंडरस्टॉर्म आता है तो आप किसी चीज के पीछे छुप जाइए, पेड़ के नीचे नहीं, लेकिन किसी जो कोई घर हो, कोई भी चीज हो, कार होता है तो कार सबसे सेफ होगा हमारे पास, है ना, हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो कर जाएगा, और हमारी बॉडी में अगर एकदम से बहुत सारा चार्ज जाता है तो वो हमें क्या कर सकता है, वो उस इंसान की डेथ मतलब डेथ तक जा सकता है वो बॉडी, वो इंसान, है ना, यानी उसकी डेथ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए अगर हम कार के अंदर होते हैं, तो कार का बॉडी क्या होता है, मेटालिक बॉडी होता है, तो जो भी चार्ज आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो बच जाएगा। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है, यानी हल्का इलेक्ट्रिक फील्ड जाए तब भी वो अपना बिहेवियर शो करने लगता है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से उससे पास कर जाता है तो वो डिवाइस क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको चारों साइड से मेटालिक एक केस बना दिया जाता है और उसके अंदर उसको रखा जाता है। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है इसका, है ना। यानी कि अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो वो यही है कि फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसमें मान लीजिए कि हमारे पास ये इस तरीके का कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज आप इसको दोगे तो वो क्या जाएगा, इसके सरफेस पे जाएगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो कोई भी चीज अगर आप यहां रखते हो तो वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव होगा, तो वो प्रोटेक्टेड होता है, और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। ठीक है, ये रही बात इसकी। नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा है किसका, जो अलग अलग टाइप के मटेरियल पढ़े हैं, उसमें जो हमने इंसुलेटर पढ़ा है, उसी इंसुलेटर का एक टाइप होता है क्या चीज, डाइइलेक्ट्रिक। बहुत नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो चार्ज को अपने अंदर रख तो सकता है, लेकिन वो उस चार्ज को अलाउ नहीं करता है कि वो क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, और एक और बात होती है इसके अंदर कि आप नॉर्मल वे में कह सकते हो कि डाइइलेक्ट्रिक एक तरीके से इंसुलेटर है जो कि पोलराइज हो सकता है, जो कि पोलराइज हो सकता है। और पोलराइज होने का मतलब होगा कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो पोलराइजेशन का फिनोमेना क्या होता है वो जस्ट हम आगे समझने वाले हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन तो ये होगा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ नहीं करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए, लेकिन वो परमिट करता है कि फोर्स अप्लाई कर सके, है ना। यानी कि एक बॉडी और दो बॉडी के बीच में, अगर मान लीजिए चार्ज बॉडी है और ये दूसरा चार्ज बॉडी है, इसके बीच में अगर आपने क्या किया है, डाइइलेक्ट्रिक भर दिया है, तो ये डाइइलेक्ट्रिक इस बॉडी को इस बॉडी पे फोर्स तो लगाने देगा, लेकिन चार्ज को मूव नहीं करने देगा, सिंपल, ये दूसरी चीज है। और इसको भी मूव नहीं करने देगा, बस वो फोर्स लगा सकता है एक दूसरे पे। जनरल टर्म्स में बताएं तो मैंने जैसा आपको कहा कि डाइइलेक्ट्रिक एक तरीके से एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो चार्ज को रख सकता है, लेकिन चार्ज को अलाउ नहीं करेगा कि वो मूव कर सके। ठीक है, और एक डेफिनेशन इसका ये कह सकते हैं हम कि डाइइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर जो कि पोलराइज हो सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब डाइइलेक्ट्रिक दो तरीके का होता है, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक क्या होगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स की वजह से आता है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, वो कोइंसाइड नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। और ऐसा कब होता है, जब सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जैसे कि HCl है हमारे पास। अब HCl की अगर हम बात करें तो क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर लेता है और उसका शेप ऐसा बनता है। तो अगर H है तो उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ये पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके के हर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पोलर सब्सटेंस। तो ये है कि मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और इसका एग्जांपल आपको बता दिया, HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, CH3COOH, और ये सारे इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होगा, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करेगा, है ना। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हो सकता है H2O2, Cl2, है ना, ऐसे बहुत सारे, CO2 आप कह सकते हो इस तरीके से। तो ये सारे के सारे, CH4 इसका एग्जांपल है। तो ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। लेकिन क्या ये पोलराइज नहीं हो सकता है, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक भी या नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक दोनों ही ये इस तरीके की प्रॉपर्टी रखता है कि वो पोलराइज हो सकता है, यानी दोनों पे चार्ज एक्वायर हो सकता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस
हो सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इन सबका बिहेवियर कैसे क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक का और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं और मतलब जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है और जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तब। ठीक है, अब देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ये इस तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि इसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइडेड नहीं होता है, लेकिन यानी कि हर अगर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया तो इसके अंदर जितने भी डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होंगे उसका खुद का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन अगर हम पी नेट की बात करें तो पी नेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है। यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, पी का डायरेक्शन, यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, और यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, सॉरी इसमें डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया है, ये इधर की तरफ होगा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। आप ध्यान से देखो तो सारे ही क्या है, रैंडम ओरिएंटेशन में है, एंड ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन इसमें कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं आ पाता है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इन सारे डाइपोल को जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में ले आता है और ये इस तरीके के शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज कर देगा। यहां पे भी एक नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये सब में होता है, तो इन सबका नेट इफेक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सारे के सारे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा, ये क्या होता है, इसके दोनों साइडों में अपीयर होने लगता है और इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। तो अब यहां पे क्या है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी है और नेट डाइपोल मोमेंट भी है पूरे सब्सटेंस का, क्योंकि एक नेगेटिव यहां पे आ गया और एक पॉजिटिव यहां आ गया, इसकी वजह से डाइपोल आ जाएगा यहां पे और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये रही बात पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब अगर हम बात करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, तो देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या था, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आपस में कोइंसाइडेड होता है, यानी ये इस तरीके का फिनोमेना होगा इसमें। तो देखो ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे है, यानी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी नहीं है इसके अंदर, है ना, और नेट की बात तो कर ही नहीं सकते, तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी नहीं है और नेट डाइपोल मोमेंट भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये इस तरीके से क्या कर लेगा, अपने शेप को बना लेगा, ये इस तरीके से अपनी शेप को बना लेता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अलग अलग हो जाता है इसका, ये आप इस तरीके से बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव 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 एक साथ लिख दो, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, और अब फिर से वही कहानी होगी कि इसके अंदर ये सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और जो यहाँ पे ये वाले नेगेटिव चार्ज आए हैं ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा नेगेटिव 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 के टर्म्स में, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड बोलते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर में बस इतना डिफरेंस है कि पोलर में पहले क्या था, जब तक हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट था लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट नहीं था ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। जैसे हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी आता है और नेट डाइपोल मोमेंट भी आ जाता है। नॉन पोलर में क्या था, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं था इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट भी नहीं है, और जैसे ही हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं चार्जेस सेपरेट होता है और आपको ओवरऑल डाइपोल मोमेंट देखने को मिल जाता है। और ये जो चार्ज यहाँ पे अपीयर होता है, मान लीजिए -qi है, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है कि आखिरकार पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो ये क्या होगा कि बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना, और ऐसा होगा। और इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोला जाता है, यानी कि द प्रोसेस थ्रू विच डाइलेक्ट्रिक डेवलप नेट डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कितना डाइपोलराइजेशन होगा इसको बताने के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से, पोलराइजिंग डेंसिटी के नाम से। तो पोलराइजिंग डेंसिटी क्या होगा, नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर हमारे पास ये इस तरीके का कोई सब्सटेंस है मान लीजिए, तो यहां पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब ध्यान से समझना, इस फेस का एरिया क्या होगा, ए, और इस सेपरेशन कितने से है, डी सेपरेशन से, है ना। तो इस पी को ऐसे बोल सकते हो कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होता है जी, क्यू इंटू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा उन दोनों चार्ज के बीच में। मान लीजिए ये माइनस का क्यू आई है और ये क्या है, प्लस का क्यू आई है, तो ये क्यू आई लिख दो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में तो कोई भी एक चार्ज लेते हैं और सेपरेशन कितना है, डी से, और इस पूरे सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है, तो एरिया इनटू डिस्टेंस लिख दो या हाइट लिख दो या डेप्थ लिख दो, तो डी से डी कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, क्यू आई बाई
ए हो गया, और Q अपॉन ए क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको सिग्मा आई कह सकते हो। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगा उसके सरफेस पे, यानी वो उतना ज्यादा पोलराइज हो गया है ना। ये बात समझनी है इस बात में कि जैसे ही हम किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो इसके इस साइड पे क्या आता है, नेगेटिव, और इस साइड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज पढ़ना है हमें वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर डाइपोल मोमेंट, सॉरी, जो भी डाइलेक्ट्रिक होगा या किसी भी सब्सटेंस को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो देखो दो चीजें होती है। एक तो अगर कंडक्टर है हमारे पास, ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये कंडक्टर है तो अगर कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, ये ई नॉट है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यानी कि यहां पे ई इंड्यूस्ड इतना आ जाएगा, ई आई हो गया। तो ई नेट कितना होगा, किसी में भी हम कह सकते हैं ई नॉट माइनस का ई आई। लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना आउटसाइड में आप अप्लाई करते हो उतना ही क्या कर लेता है, ये इंड्यूस कर लेता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ई नेट इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा भी था कि जैसे आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के लिए ऐसा नहीं होगा। तो अगर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है तो किसी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और बचेगा और किसी के अंदर कुछ और बचेगा। तो जो मीडियम जितना ज्यादा रिड्यूस कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने ही अंदर इनसाइड में, यानी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस इन अ मीडियम when it is placed in external electric field is called the dielectric constant of that medium। मतलब इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम पे लगाया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में दो अलग अलग मीडियम को रखा है हमने, और अप्लाई कितना किया मैंने, 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसके अंदर कितना बच गया, 2 न्यूटन पर कूलम, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच रहा है, और इसके अंदर 5 न्यूटन पर कूलम। तो किसने ज्यादा रिड्यूस किया, तो आंसर है इसने, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा। और इसने क्या किया, कम रिड्यूस किया है, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि जो आपने अप्लाई किया है और जो इसके अंदर बच गया है ई नेट, उसका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। और ये जो ई नेट होता है वही उस मीडियम का क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहलाता है। यानी कि के बराबर क्या होगा, ई नॉट जो अप्लाई किया है और ई एम यानी कि उस मीडियम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और ये वैल्यू आपको पहले से भी पता है कि फिक्स्ड होता है सबके लिए। तो अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल के लिए क्या होता है, के इन्फिनिटी आ जाता है हमारे पास, क्योंकि देखो ई नेट क्या हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा, तो ये के इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के लिए के क्या होता है, 1 होता है, यानी कि एयर और वैक्यूम के लिए। और किसी भी और मीडियम की बात करोगे तो उसमें अलग अलग वैल्यू आता है ये। तो इस बात को समझ आनी चाहिए हमको कि जिस फैक्टर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, यानी कि अगर मैं इस मीडियम की बात करूं तो इसका के क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ये 5 के फैक्टर से रिड्यूस कर रहा है, और ये वाला मीडियम कितने फैक्टर से रिड्यूस कर रहा है, 2 के फैक्टर से। 10 अप्लाई हुआ था और बचा कितना, 5, यानी कि 2 के फैक्टर से रिड्यूस कर रहा है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप ये सारी ही बातें आपको क्या होंगी बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इन सब चीजों का यूज करना है हमें, कहां यूज करना है जी, कैपेसिटर के अंदर। तो पहले इस बात को जान लेते हैं कि आखिरकार कैपेसिटर होता क्या है ना। कोई भी कैपेसिटर क्या होता है, कि ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी वो स्टोर किसको करेगा, एनर्जी को, तो वो एनर्जी को स्टोर करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दिया था। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रही बात, ठीक है। लेकिन अगर ये एनर्जी को स्टोर करता है तो बैटरी भी तो एनर्जी को स्टोर करता है। फिर बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है, तो एक बहुत कॉमन डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, बहुत मेजर सा कि मेजर डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। वो क्या है कि बैटरी मतलब इमीडिएटली एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बैटरी एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी सप्लाई करता है, लेकिन कैपेसिटर के पास जितनी एनर्जी होती है ना वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको इमीडिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे हम कैपेसिटर लगाते हैं, और जिसको भी एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी चाहिए होता है उसके लिए हम बैटरी का सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी कैपेसिटर की। यानी कि हमारे पास क्या कहलाएगा कि एक it is a device that has the ability or capacity to store electric charge energy in the form of electric charge and electric field। ये रही बात। हर कैपेसिटर का अपना क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है, अब ये बॉटल क्या कर सकता है, पानी को स्टोर कर सकता है, वाटर स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या मतलब ये जो स्टोर करने की कैपेसिटी है
वो उसका मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि ये पानी स्टोर कर सकता है। लेकिन क्या ये कितना भी अमाउंट ऑफ पानी स्टोर कर सकता है? तो आंसर है नहीं। इसकी अपनी कैपेसिटी है, ये 1 लीटर, आधा लीटर या 2 लीटर या 10 लीटर इसके हिसाब से पानी स्टोर कर सकता है। तो वो हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है एनर्जी को स्टोर करने का, वही उसका क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस, है ना। तो न्यूमेरिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स या कंडक्टर कह सकते हो। तो मान लो कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इसको मैंने क्या किया है? Q चार्ज दिया है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आ गया? V आ गया। अब अगर मैं 2Q दूंगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2V, क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि Q जो किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल के, या ये कह सकते हो जो किसी भी कंडक्टर पे पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसको चार्ज दिया गया होगा। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? Q इक्वल्स टू जो CV, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? C। और यही C क्या है? कैपेसिटेंस है ना। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/V। और इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखने का है कि C इक्वल्स टू Q/V आया जरूर है, लेकिन C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो Q और V का क्या होता है? रेशियो होता है। अगर आप Q को बढ़ाओगे तो V भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हो कि Q को कांस्टेंट रख करके अगर फिर पोटेंशियल को आप चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन अगर Q को चेंज करने से पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का उसके डायमेंशन और उसके मीडियम पे डिपेंड करता है, ना कि कितना चार्ज उसको दिया गया है और कितना उसका पोटेंशियल आया है उस बात पे। ये हम आगे भी समझ लेंगे जैसे जैसे हम इसका फॉर्मूला करने वाले होंगे तब जाकर के, ठीक है। यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो कूलम पर वोल्ट, और इसको क्या बोल सकते हो? फेरेड, है ना। तो 1 फेरेड बहुत लार्ज यूनिट होता है, 1 फेरेड को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हमेशा क्या किस में यूज करते हैं? माइक्रो फेरेड में। हम इसको पीको फेरेड में यूज करते हैं, ठीक है। और इसको आप मिली फेरेड में यूज कर सकते हो कि मिली फेरेड। तो 1 माइक्रो फेरेड कितना हो जाएगा? 10 का पावर -6 फेरेड। 1 पीको फेरेड कितना हो जाएगा? 10 का पावर -12 फेरेड। और 1 मिली फेरेड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -3 फेरेड हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से निकाला जाता है इसका। तो क्यों 1 फेरेड अचीव नहीं किया जा सकता, क्यों इतना बड़ा होता है, इसका लॉजिक अब हमें आगे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर की वजह से हम कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। तो मान लीजिए कि एक स्पेरिकल बॉडी है और इसको अगर हमने चार्ज क्यू दिया तो वो कहाँ पे जाकर स्टोर होगा? उसके सरफेस पे। और कितना पोटेंशियल आएगा वो अभी हमने निकाला था। तो मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? R है ना। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों? KQ/R, ये जानते हैं हम, अभी हमने निकाला था इसका पोटेंशियल एक स्पेरिकल बॉडी का। अब चार्ज कितना दिया? Q, तो C क्या होता है? Q/V होता है। तो ठीक है जी, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? KQ/R हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा और K की वैल्यू क्या है? तो देखो ये 1/1/4πε0R हो जाएगा और ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो C कितना हो जाएगा बच्चों? 4πε0R हो गया। और ध्यान से देखो तो C किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो मैंने आपको बताया था कि C कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, और यही बात हमारे को प्रूफ भी हो रहा है कि जब हमने एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाला तो वो कितना आ गया? 4πε0R आ गया, यानी Q और V तो रहा ही नहीं इसके अंदर। वो क्या बचा? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R के, यानी कि जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। और मीडियम चेंज करोगे क्योंकि वो ε0 पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर फ्री स्पेस है तो अलग कैपेसिटेंस होगा, और अगर उसको किसी और मीडियम में प्लेस कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो वो उन्हीं सब बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो स्पेरिकल बॉडी हमारे आसपास हो सकता है वो कौन सा है बच्चों? वो अर्थ है। तो अगर हम अर्थ की बात करें, है ना, देखो तो अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, है ना। और अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो 6.4 × 10⁶ मीटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस है। तो अगर हम कैपेसिटेंस निकाले अर्थ का तो देखो ये कितना हो जाएगा? 4πε0। हमें पता है कि 1/4πε0 कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है ना। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 4πε0 कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁹, और ये हो जाएगा 6.4 × 10⁶। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके 0.711 × 10⁻, कितना आ जाएगा? -3 फेरेड। अब देखो ये इतना कम आ रहा है, और अगर इसको मैं पूरा एक पर्टिकुलर वैल्यू में लिखूं तो इसको बोल सकते हैं 711 × 10⁻⁻6 फेरेड, यानी कि 711 माइक्रोफेरेड हो जाएगा ये। अब सोचो अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, जब उसका कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में आ रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी आप ऐसा कंडक्टर बना सकते हो जो इससे बड़ा हो?
आंसर है नहीं। तो जब नहीं बना सकते तो 1 फेरेड को अचीव करना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आई होप आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि 1 फेरेड क्यों अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कैपेसिटेंस निकालना किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। हमारे कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। वैसे जो स्पेरिकल कैपेसिटर भी होता है, नॉट आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर है और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि 4πε0r होता है। लेकिन ये क्या होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर होता है, यानी कि इस तरीके से एक स्फीयर होगा, ये दूसरा होगा और एक को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो इस तरीके से स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी है, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है। हमारे लिए जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आता है। तो हमें क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानना है। बस कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है ना। अब अगर आप इसको चार्ज करोगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी लगा करके हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो चार्ज करोगे तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस क्यू हो गया और ये क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। ठीक है, और इसका सेपरेशन कितना है, डी है, और इसका जो एरिया ऑफ प्लेट है किसी भी एक प्लेट का, वो एरिया कितना है, ए है। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों ही चार्जेस की वजह से आता है, यानी दोनों प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों की वजह से आता है। तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि अगर आपको कभी भी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, EVC, यानी पहले आप पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर पोटेंशियल निकालो और फिर क्या करो, आप C कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग Q/C। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालें जब उसके बीच में कोई और मीडियम नहीं है, सिर्फ फ्री स्पेस है, तो ये क्या आ जाता है, ε0A/d। अब ये कैसे आता है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि C = ε0A/d होता है। अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, जो कि कितना होता है, σ/ε0, जिसको Q/ε0A कह सकते हो। V हो जाएगा हमारे पास E × d, अगर इसको पुट कर दोगे तो Q/ε0A × d होगा, यानी कि ये आ गया, और C = Q/V हो जाता है। तो बहुत छोटे तरीके से मैं आपको समझा ही देता हूं। तो Q क्या हो जाएगा, QD/ε0A, और इसको सॉल्व करोगे ये ऊपर चला जाएगा और यहां से आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। और इससे भी आपको पता लग रहा है कि देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, D के। यानी सेपरेशन जितना ज्यादा होगा हमारे पास दो प्लेट के बीच में, कैपेसिटेंस उतना कम होगा, और एरिया ऑफ प्लेट जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। और वो मीडियम पे तो डिपेंड करता ही है। अगर फ्री स्पेस होगा तो कैपेसिटेंस कुछ और है, और उसके बीच में अगर कोई और भी मीडियम प्लेस कर देते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहां तक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि C = ε0A जो लिखते हैं हम, इसमें ε0A/d, इसमें A एरिया ऑफ प्लेट नहीं होता है, A क्या होता है, एरिया फेसिंग एरिया ऑफ प्लेट होता है। यानी कि अगर ये दो प्लेट है, ध्यान से समझना इस बात को, और दोनों का एरिया क्या है, A है। भाई इसका भी एरिया क्या है, A है, और इसका भी एरिया A है, लेकिन जितने भी ये एक दूसरे को आपस में फेस कर रहा है वो क्या है, A/2 है। तो कैलकुलेशन में ε0A/d नहीं लिया जाएगा, कैलकुलेशन में क्या लिया जाएगा, ε0A/2/d लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि A क्या होता है, फेसिंग एरिया होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे अगर हम बढ़ें तो हमें अगला जो हमें पढ़ना है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा किसी भी कैपेसिटर के अंदर। तो एनर्जी स्टोर्ड की अगर हम बात करें तो U कितना होता है, ½CV²। एक और फॉर्मूला क्या होगा, Q²/2C, और एक और हो सकता है QV/2। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन लंबा है और उसको समझ के कोई नई बात नहीं मिलने वाली है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है। आप कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख लो, ½ और ये याद रख लो Q = CV। तो एक बार अगर आप C की जगह पे Q/V पुट करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा QV/2, और अगर आप V की जगह पे Q/C पुट कर दोगे तो आपको Q²/2C मिल जाएगा। तो इस तरीके से। और एक होता है एनर्जी डेंसिटी, यानी स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर ये हमारे पास कैपेसिटर है, ध्यान से देखना, ये कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम इसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये पहले भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। देखो इसका एरिया कितना था, A, और सेपरेशन कितना है, D, है ना। वॉल्यूम तो A × D हो जाएगा, और एनर्जी स्टोर कितना है, ½CV² हो गया, और ये A × D हो गया। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, ε0A/d, और आपको पता होना चाहिए कि E क्या होता है, V/d होता है। तो
तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हो तो u जो आपको मिल जाएगा वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको इस रिलेशन से मतलब है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गया। इसका क्या काम होगा कि अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पता है तो आप मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम का आपको एनर्जी पता है, तो आपको किसी भी वॉल्यूम के लिए अगर आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी को आपको डेंसिटी से वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यूनिट वॉल्यूम का आपको एनर्जी पता चल चुका है, तो आपको किसी भी वॉल्यूम का अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो जो एनर्जी डेंसिटी आया है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द एनर्जी ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी की कहानी थी और एनर्जी स्टोर की बात थी। अब बात होती है कि कैपेसिटर में हम जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि डाइलेक्ट्रिक डाला क्यों जा रहा है ना, आखिरकार ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो, इसको समझने का के लिए एक बात बताता हूं मैं आपको कि मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर का, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को। तो अगर मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स हैं तो दोनों फोर्स लगाएगा और एक दूसरे को ऐसे फोर्स लगा करके एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और जब कोई गैप ही नहीं बचा तो एनर्जी दोगे कहां पे आप उसको, एनर्जी स्टोर ही नहीं हो सकता है ना। तो अगर एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता, इससे पहले कि मैं आपको आगे जाऊं मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो देखो F बराबर क्या होगा, Q इंटू ई। और ये ध्यान रखना है कि जिस पे फोर्स निकाल रहे हो भाई दोनों प्लेट पे फोर्स लगेगा, तो एक बार में तो एक ही पे फोर्स निकालोगे, तो Q उस प्लेट का होगा जिस पे फोर्स निकल रहा है और E दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो खुद से तो नहीं लगा सकता ना फोर्स, तो Q और एक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। यानी फोर्स हो जाएगा आपके पास Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। इतना फोर्स लगता है किसी भी एक प्लेट पे दूसरी प्लेट की वजह से, और वो तो चिपक जाएगा। तो जब अगर वो चिपक गया तो फिर एनर्जी स्टोर कहाँ से करोगे, तो वहीं पे डाइलेक्ट्रिक का काम आता है कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ये क्या करेगा, अगर मैंने ये एक कंडक्टर कोटिंग कर दी और ये कंडक्टर कोटिंग कर दिया और इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, तो ये पहले क्या करेगा, इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को आपस में फोर्स तो लगाने देगा, लेकिन वो एक दूसरे से चिपक नहीं पाएगा। तो अब उसके बीच में सेपरेशन होगा। तो डाइलेक्ट्रिक पहले तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन दोनों प्लेट को, और दूसरी बात देखा गया कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताता हूं जिसके अंदर कोई भी एक, मान लो पूरे में नहीं भरते डाइलेक्ट्रिक, कोई जनरल थिकनेस टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, उसकी वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं, और फिर हम उसमें ये रेप्लिकेट करेंगे कि आखिरकार अगर हम पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इसका। तो देखो, अगर हमारे पास ये है और इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, एक प्लेट आ गया ये, ठीक है, और ये पूरा कितने सेपरेशन है, डी सेपरेशन पे है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखना है। अब और ये क्या है, टी थिकनेस का है हमारे पास, है ना। इसमें भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा माइनस का, और यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा इसका। तो जो सी आता है वो क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आप इसको अप्लाई करके किसी का भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला केस इसमें क्या है कि अगर मैं टी को डी के बराबर ले लूं, यानी पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है ये डी, तो सी कितना हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के हो जाएगा। ये डी और डी कैंसिल आउट कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। तो देखो ध्यान से, कैपेसिटेंस बढ़ गया ना इसका, क्योंकि किसी भी मीडियम का जो के होता है वो 1 से बड़ा होता है, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा इसका। और अगर मैं इसके अंदर सपोज करो कि मैं कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल देता हूं, कंडक्टिंग स्लैब, अगर कंडक्टिंग स्लैब डाल दो यहां पे, देखो टी थिकनेस का ही सही, लेकिन अगर कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, और इसकी थिकनेस भी क्या है, अभी टी ही है, और पूरा जो डिस्टेंस था वो तो डी था। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इसका K क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अभी बताया था कि कंडक्टर का K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या हो जाएगा, D माइनस टी तो होगा प्लस टी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये क्या दे देगा, 0, यानी ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी।
किसी भी फॉर्मूले को अगर आप देखो कि अगर मैं एक प्लेट है, कैपेसिटर है, उसके बीच में फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था, और अगर मैं उसके बीच में टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक प्लेस करूं, पूरे में डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दूं, या उसके बीच में किसी भी टी थिकनेस का मैं अगर कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दूं, सबकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, यानी कि ये हमारे लिए अच्छी चीज है ना। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कोई नुकसान थोड़ी हुआ, कैपेसिटेंस और बढ़ गया, यानी कि वो और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, पहले जितना कर सकता था उससे ज्यादा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा इसका। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा कि एक प्लेट, ये मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सॉरी ये क्या होगा, नेगेटिव प्लेट है। तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो एक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के नेगेटिव से, और फिर वो इस तरीके से जुड़ता है, यानी इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, फिर इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, और इस तरीके से होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको बैटरी से जोड़ देंगे। ये रहा C1 C2 C3, ये इसका क्या कैपेसिटेंस है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या होती है उस पर ध्यान देते हैं कि देखो अगर ये V वोल्ट का बैटरी है तो ये कोई चार्ज क्यों देगा, और ये तीनों ही उसमें क्या होगा, सेम स्टोर होगा। तो चार्ज तो पहली बात क्या है, सेम स्टोर होता है इसके अंदर। दूसरी चीज, सबके अंदर क्या डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का। तो ये V1 हो जाएगा, ये V2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, V3। यानी कि V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज सेम होगा, चार्ज इज सेम इन एवरी कैपेसिटर। तो इससे जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन टिल कितना हो जाएगा, 1/CN आ जाएगा। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1/C इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, और इसी में आप ये अप्लाई कर सकते हो कि अगर सबका कैपेसिटेंस सेम है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 अप टू क्या है, CN इक्वल्स टू C है, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C/N आ जाएगा। ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंटली जो ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास अगर सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगा उस पूरे कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगा। यानी अगर हमारे पास 1, 2 और 3 के 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के हमारे पास अगर 3 कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 1 माइक्रोफेरेड से भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। तो इसको लगा करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या कॉम्बिनेशन मेरा जो C इक्विवेलेंट आया वो सही आया है या गलत आया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला क्या है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पैरेलल कैसे होगा, जिसमें कि सबका पॉजिटिव एक साथ और सबका नेगेटिव क्या होगा, एक साथ। तो मान लीजिए कि मैं इन दो कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ देता हूं और ये बैटरी है। ठीक है। ये C1 और ये क्या हो गया, C2। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो इसमें चार्ज जो फ्लो करेगा वो क्या है, यहां से Q चार्ज है तो इसमें क्या जाएगा Q1 और इसमें क्या चला जाएगा Q2। यानी कि Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 होगा। तो C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर क्या हो जाएगा, C1V प्लस का C2V हो जाएगा। V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ये दो के लिए है, लेकिन अगर आप n नंबर ऑफ उसके लिए करोगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 एंड सो ऑन टिल क्या हो जाएगा, CN। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और अगली चीज क्या है कि अगर सबका कैपेसिटेंस सेम है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 अप टू CN इक्वल्स टू C है, तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, N टाइम्स C हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा वो उस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर जो सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर होगा उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है, हमें ये जानना है कि आखिरकार अगर मैं कैपेसिटर को हमने बैटरी लगा करके चार्ज कर दिया और अब उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी चेंज करो उस कैपेसिटर के अंदर, कोई भी चेंज हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक डाल दो, हो सकता है प्लेट को के सेपरेशन को कम ज्यादा कर दो, है ना, हो सकता है डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ था अब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया हमने। तो सिंपल सी बात है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटर है उसको आप बैटरी लगा करके चार्ज कर लो, और उसके बाद एक कंसेप्ट होता है कि कोई भी चेंज करो लेकिन बैटरी को कनेक्टेड रहने दो, और दूसरी बार क्या होता है कि कोई भी चेंज करो लेकिन बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। तो क्या चेंज आएगा और क्या चेंज नहीं होगा ये समझना है। तो अगर हमारे पास ये एक कैपेसिटर था और इसको हमने चार्ज कर लिया इस V के साथ, तो C क्या आ जाएगा, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगली चीज Q क्या होगा, C इंटू V से निकाल लेंगे। अगला हम E निकालेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स तो कितना हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा हमारे पास। अगली चीज
V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ CV, और उसमें Q²/2C या QV/2 भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये वो होगा जो इसके अंदर बैटरी से चार्ज करते ही ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट जो है इसके अंदर वो ध्यान रखने का क्या है, पहला कहता है कि इफ एनी चेंज अकर्स इन कैपेसिटर, कोई भी चेंज हो कैपेसिटर के अंदर, बट बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है, तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। यानी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बट चार्ज कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है। और इसको अप्लाई करके आप C में कितना चेंज आएगा, Q में कितना चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आएगा, एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये निकाल सकते हो। और दूसरा कहता है कि इफ एनी चेंज अकर्स इन कैपेसिटर, कोई भी चेंज करते हो, लेकिन अब क्या हो गया है, एनी चेंज अकर्स इन कैपेसिटर आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी। अगर हमने बैटरी को रिमूव करके फिर चेंज किया है तो ध्यान रखना कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा प्लेट का, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा। और इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप बाद का कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पहले और बाद का रिलेशन निकालना होगा, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और यू का। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, और अगर मतलब बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बस पोटेंशियल सेम रहेगा। और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है यानी कि चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा उसका, और बाकी और फैक्टर्स भी चेंज होंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो किसका है, कोरोना डिस्चार्ज का। क्योंकि आगे हम एक डिवाइस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर, और उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, एक चीज पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। देखो क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज, कि अगर मान लो ये कोई भी बॉडी है, अगर मैं इसको चार्ज देता हूं Q, तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके, और अगर ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, Q/A होता है। और अगर ये मान लीजिए थोड़ा कर्व बॉडी है तो हम ये कह सकते हैं Q/4πr², यानी कि सिग्मा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। यानी जितना कम रेडियस सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना, और जितना ज्यादा रेडियस होगा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना कम होगा। यानी अगर कोई पॉइंटेड एंड है तो पॉइंटेड एंड पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, और वहां से चार्ज लीक करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग को क्या कर लेगा, वो पोलराइज कर देता है, और उसकी वजह से आपको स्पार्क प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देता है वहां पे, ठीक है, ऐसा होता है। तो पॉइंटेड एंड से चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि अगर मैं एक इस तरीके का बॉडी लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा रहा, और अब अगर मैं इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे डाल दूं, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पे डाल दिया, और अब अगर इसको आप चार्ज Q देते हो तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहां जाएगा, यहां पे जाएगा पूरे सरफेस पे, लेकिन यहां पे जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये यहां पे लीक करना स्टार्ट कर देता है बाहर, और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। सो द प्रोसेस बाय विच द चार्ज एट द पॉइंटेड एंड ऑफ अ कंडक्टर गेट्स डिस्चार्ज्ड इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। पॉइंटेड एंड से चार्ज का डिस्चार्ज होना कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है, क्योंकि यही चीज हम आगे अब हम वैन डी ग्राफ जनरेटर में पढ़ने वाले हैं, इसी का एप्लीकेशन है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर, पहली बात तो होता क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। ये 2 बार डायग्राम आ गया, कोई बात नहीं, इसको समझ लेंगे। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, देखो रॉबर्ट वैन डी ग्राफ जो था उसने क्या किया था, एक डिवाइस बनाया था, एक बेसिकली मशीन कह सकते हो आप, जिसको जनरेटर का नाम दिया गया क्योंकि ये जनरेट करता है क्या चीज, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस। कितना हाई, 10 मिलियन तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, वो जनरेट करेगा, ठीक है।
और इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दो ही चीजों पे बेस्ड होता है, जो अभी आपको बताया था मैंने कि पहला प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो होता है इसका बेस्ड होता है इस पे कोरोना डिस्चार्ज पे कि पॉइंटेड एंड से चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, और दूसरा डिपेंड करता है किस पे, इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन टू द इनसाइड ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायरली ऑन इट्स सरफेस, जो आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी में बताया गया था कि अगर आप कोई भी चार्ज देते हो तो वो उसके सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसको लेकर के ही क्या किया गया है, आपको ये डिवाइस बनाया गया है। तो इसकी जितनी भी वर्किंग है, क्या क्या इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया और क्या वर्किंग है, मैं आपको अगले पेज पे बताता हूं, क्योंकि ये डायग्राम छोटा है और हमारे पास ये बड़ा डायग्राम है, इससे समझते हैं इसका। देखिए ये पूरा का पूरा सेटअप है, ये दूसरा एडिशनल डायग्राम है, तो ये इतना समझने के लिए जरूरी होता है, लेकिन मेन डायग्राम हमारे पास ये है, ये मेन डायग्राम है, समझ गया। अब देखो इसमें क्या क्या है हमारे पास, पहले तो इस बात को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है जिस पे चार्ज आना है, और ये जो दोनों चीजें हैं ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। जो चार्ज उस स्फेरिकल बॉडी पे आए वो अर्थ के अंदर ना जाए, इसीलिए उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे डाला गया है। ये हमारे पास बेल्ट है, ठीक है, जो मूव करता है कंटिन्यूअसली। ये पुली है, या आप कह सकते हो कि पुली जिसमें कि एक ऐसा मशीन फिट है जो उसको कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। ये भी पुली है और ये भी पुली है, ठीक है जी। ये C2 और C1 क्या है, दो कॉम्ब है, और ध्यान से समझिए कि C1 को क्या किया गया है, एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी पोटेंशियल की वो उसको सप्लाई कर रहा होगा। और ध्यान से देखो कि ये वाला एंड क्या है, पॉजिटिव, और ये वाला एंड क्या है, नेगेटिव। तो यहां से पॉजिटिव इस पे चार्ज पे फ्लो होगा और इस कॉम्ब के पास चला जाएगा। और कॉम्ब हमें पता होता है ये ऐसा होता है, तो इसका ये वाला एंड क्या होगा, पॉइंटेड एंड होगा, जितने भी होंगे। तो ये जो एंड होता है ये पॉइंटेड एंड होता है हमारा कॉम्ब का। और अभी हमने पढ़ा है कि पॉइंटेड एंड से चार्ज क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां पे आएगा इसके पास, ये इस बेल्ट को क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। और बेल्ट क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। और जैसे ही वो इस कॉम्ब C2 के पास पहुंचेगा, तो ध्यान से समझना कि इस C2 का एक एंड क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसका, इस पे। और इस साइड, दूसरे साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या हो जाएगा, इस स्पेयर के पास ट्रांसफर हो जाता है इसका, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ आता रहेगा और इस सेल को पॉजिटिव चार्ज मिलता रहेगा, लेकिन ये जो C2 वाला कॉम्ब है, इस पे ये भी तो पॉइंटेड है, तो इसके पास भी अगर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये भी क्या करेगा, फिर से ट्रांसफर कर देगा पूरा का पूरा। डिस्चार्ज इसमें भी होगा, डिस्चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाए चाहे नेगेटिव चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज तो होता है पॉइंटेड एंड से। तो यहां पे C1 पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्चार्ज होगा और C2 क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज करके देगा किसको, इस बेल्ट को। और बेल्ट के पास पहले से क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब ये और फर्दर, और क्योंकि C2 ने अपना सारा का सारा नेगेटिव चार्ज दे दिया है, यानी कि अब वो फिर से पोलराइज होने के लिए स्टार्ट हो, मतलब फिर से दोबारा पोलराइज हो सकता है। तो C1 फिर से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट को प्रोवाइड करेगा, और C2 फिर से एक साइड पे नेगेटिव बनाएगा और दूसरे साइड पे पॉजिटिव, जो कि क्या होगा, उस स्फीयर के पास पहुंच जाएगा, स्फेरिकल सेल पे, जिसको कि चार्ज करना था। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और तब तक होता है बच्चों जब तक ये लीक ना करना स्टार्ट कर दे। और ये लीक ना हो, इसीलिए इसके अंदर ये जो है एक चैम्बर बनाया जाता है, और इस चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है, एक गैस भरी जाती है, जिस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये ध्यान रखना है कि वो जो स्पेयर के पास जो चार्ज आता है, वो बहुत एक्सेस चार्ज एक्यूमुलेट होने की वजह से वो फिर से लीक ना करना स्टार्ट कर दे, इसलिए हम वहां पे उसको एक चैम्बर में बंद कर देते हैं और उस चैम्बर में दो ये गैसेस भर देते हैं, या तो नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि उसको रोकता है लीकेज को। समझ गए। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया है। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाला है, तो वहां से आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। ये वर्किंग एज इट इज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये मैंने अपनी वर्ड्स में पॉइंट में लिख दिया ताकि आपके लिए बहुत आसान हो सके। ठीक है, ये वेन डी ग्राफ जनरेटर था जो कि सीबीएसई से रिलेटेड है। ये
सीबीएसई से रिलेटेड था, लेकिन हमारे पास सीयूईटी के सिलेबस में है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो डिवाइस होता है ये क्या करता है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, और जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है उसका यूज होता है एक्सेलरेट करने के लिए। किस किस को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, मतलब इन सब पार्टिकल्स को बहुत हाई वेलोसिटी देने के लिए क्या किया जाता है, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। और इसको यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एक्सरे जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं, और ये सारा का सारा इसका क्या था, वर्किंग था। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखो वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पूरा डिटेल में समझाऊं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख दूंगा तो उसका कोई यूज नहीं है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हुए भी मैं जितना हो सकता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने भी बच्चों के डाउट्स होंगे मैं हर बच्चे के डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि इसके क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड चैप्टर को हम ऐसे ही क्या करेंगे, वन शॉट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है।